यदि इस लॉ को पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या बॉडी एक ही रेट से कूल होती है, तो आंसर हाँ या ना। बॉडी क्या एक ही रेट से कूल होती है? सपोज आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जो काफी गर्म है, फिर स्टार्टिंग में वो तेजी से ठंडा होगा, मतलब कूलिंग का रेट ज्यादा होगा, फिर ग्रेजुअली कूलिंग का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज होगी, कूल हो रहा होगा लेकिन कूल होने की स्पीड क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। जैसे ट्रेन की स्पीड, ट्रेन चल रही होती है लेकिन चलने की स्पीड कम होती है, मतलब रुक रही होती है, होता है ना सर? तो वहां पे क्या हो रहा है? ट्रेन की स्पीड तो है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो हीट कम हो रही है लेकिन हीट के कम होने की स्पीड भी कम हो रही है। ठीक है, तो हीट कम क्यों हो रही है? क्योंकि वो थर्मल एनर्जी को रेडिएट कर रही है। किसको रेडिएट कर रही है? सराउंडिंग को। कल इसी पे डिस्कशन था कि जो हॉट बॉडी है टेम्परेचर उससे कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा, पुराना कॉन्सेप्ट वही है। स्टार्टिंग से देख रहे हैं, टेम्परेचर हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाती है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर इस कॉन्सेप्ट में माना गया है ज्यादा है, तो उससे टेम्परेचर किधर फ्लो करेगा? सराउंडिंग की तरफ, जिसका टेम्परेचर क्या है? कम है। इस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या हम कह सकते हैं रेडिएशन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय बॉडी, या ऐसे को अपन कह सकते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस। किसका टेम्परेचर? बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो हमने कल कैलकुलेट किया था कि जो बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग निकालनी है तो टेम्परेचर डिफरेंस की पहले बात की थी, कितना था? θ1 माइनस θ2, मतलब इनिशियल टेम्परेचर और लास्ट टेम्परेचर किसका? बॉडी का। कितने समय में? t समय में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है किसका? बॉडी का और सराउंडिंग का। तो बॉडी के तो दो टेम्परेचर है, इनिशियल और फाइनल, तो उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो θ1 प्लस अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। समझ में आ रहा सबको? तो ये है मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का मीन टेम्परेचर क्यों लिया? क्योंकि इनिशियल भी और फाइनल भी, तो उसमें से डिफरेंस कर रहे हैं सराउंडिंग में। कंफर्म? इसे नोट कर लिया था सबने? ये आपको काम आने वाला है आने वाले न्यूमेरिकल्स में। अब हमें ये जो लॉ है कि टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ कूलिंग पर इफेक्ट डालता है, इसे प्रूव करना है स्टीफन्स लॉ से। एक डेरिवेशन करना है, तो राइट डेरिवेशन। एस्टेब्लिश न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग by Stefan's law. Establish Newton's law of cooling by Stefan's law. मान लीजिए एक हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर T, सपोज एक बॉडी है इसका टेम्परेचर कितना है? T। तो कैपिटल T इज द टेम्परेचर। टर्म्स को फिक्स करते चले जाना क्योंकि ये डेरिवेशन में यूज होगी। कैपिटल T, इस डेरिवेशन में कैपिटल T इज टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। जो सराउंडिंग इसके आसपास, इसका टेम्परेचर कितना है? T0। डेफिनेटली हीट एनर्जी बॉडी से सराउंडिंग की ओर फ्लो करेगी, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। मैं टेम्परेचर डिफरेंस को स्मॉल t से दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हार्ड डेरिवेशन में तो टाइम ले लेंगे आप, इसलिए फिक्स कर लो। यहाँ पे स्मॉल t किसके लिए यूज कर रहे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस के। तो टेम्परेचर डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? दोनों का टेम्परेचर T माइनस T0। समझ में आ रहा सबको? इस केस में T इक्वल्स टू क्या ले सकता हूँ? T प्लस T0। एग्री? अरे T इक्वल्स टू T माइनस T0, तो T0 इस साइड आएगा ना, प्लस हो जाएगा।
तो T इक्वल्स टू T प्लस G, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस प्लस सराउंडिंग का टेम्परेचर। हॉट बॉडी का टेम्परेचर दिया आपको, निकाला क्या होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस है प्लस सराउंडिंग का टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अच्छा, स्टीफन्स लॉ क्या कहता था, जो पावर ऑफ इमिशन था E किसके प्रोपोर्शनल था, T पर 4 की पावर माइनस टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, प्रोपोर्शनल निकाला था हमने, हाँ कि नहीं था? फोर्थ पावर की सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी लिखवाया था, याद है? अब जो हमने T की वैल्यू निकाला, इसकी जगह प्लेस कर दें सिग्मा, क्या हो जाएगा, T प्लस T0 पर कितने का पावर, 4 का पावर माइनस T0 पर 4 का पावर। हमने क्या किया, हमने T की वैल्यू कहां पे रख दी, स्टीफन्स लॉ के एक्सप्रेशन में रख दी। इज इट क्लियर? ठीक है यहां तक? अब यदि मैं इसमें से T0 बाहर कर दूं, ठीक कितना हो जाएगा, इसको मैं सामने कर देता हूं, 1 प्लस T प्लस T0 लिख रहा है, T0 प्लस T लिखो, एक ही बात है ना? तो ये 1, T0 बाहर आ गया इसलिए 1 प्लस क्या हो जाएगा, T अपॉन T0 पूरे पे कितने की पावर है, 4 की पावर है, T0 4 की पावर से बाहर आया है, मतलब यहां पे 4 की पावर है पूरे पे, समझ में आ रहा, माइनस दिख नहीं रहा है, अगर मैं इस T0 को इससे बाहर कर दूं, समझ रहे, ये बाहर आ जाएगा T0, T0 पर कितने का पावर, 4 का पावर, पूरा पावर, T0 पर 4 का पावर था ना। तो अब बची हुई एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस T बाय T0 कितने का पावर था, 4 का पावर था, माइनस T0 का 4 का पावर। अगर हम इस टर्म से भी बाहर करते हैं, इससे बाहर कर दो तो ये भी -1 हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट के लिए मैं यहां लगा दूं, यहां पे 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? 2 मिनट इस साइड दिख रहा है ना, चलिए इसकी आगे करते हैं। इस T0 को बाहर किया, T0 में 4 की पावर थी ना पूरे पे, तो बचा रिमेनिंग क्या हो गया, देखिए माइनस, अब मैं चाह रहा हूं कि इस ब्रैकेट को मैं यहां तक पहुंचा दूं, मतलब T0 इससे भी बाहर हो जाएगा, तो यहां पे T0 बाहर करना कितना हो जाएगा, -1 होगा ना, समझ में आ रहा है? देखो इस स्टेप में डाउट, 1 से 1 कैंसिल, +1 -1, 1 पे 4 का ही पावर है, तो रिमेनिंग कितना बचा,
ये 1 का 4 का पावर हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना। ये 2 मिनट रुको। अच्छा एक काम करो, इसमें बाइनोमियल लगेगी, बाइनोमियल पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस टी अपॉन टी 0 पर 4 की पावर थी, इसे रिलेट किया 1 प्लस एक्स पर n की पावर। या कभी अप्लाई कर सकते जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट्स व्हाई 1 प्लस x पर n की पावर हो जाएगा 1 प्लस nx, इट मींस 1 प्लस t अपॉन t 0 पर 4 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 4t अपॉन t 0। इस टर्म को इससे रिप्लेस किया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। अब ये जो टर्म है इसमें t पर 4 की पावर है और इस t पर 1 की पावर है, यहाँ t पर कितने की पावर हो जाएगी, 3 की पावर, क्योंकि 4 की पावर माइनस 1 की पावर, यस सर, t पर 3 की पावर और कितना बच रहा है इनटू 40। क्या सिग्मा कांस्टेंट है? टेम्परेचर डिफरेंस में सराउंड बहुत बड़ा सिस्टम है तो सराउंड का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, मतलब आप इन दोनों को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 भी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट, मतलब आप पावर ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या बोला था मैंने, स्मॉल टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही तो होता है, पावर ऑफ इमिशन मतलब रेट ऑफ कूलिंग, जितना इमिशन करेगा उतना ही तो ठंडा होगा। तो पावर ऑफ इमिशन मतलब रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नोट कर लें, किसी भी स्टेप पे डाउट हो यू कैन आस्क। Hence the rate of loss of heat, hence the rate of loss of heat, rate of loss of heat, देखो इमिशन मतलब rate of loss of heat, ब्रैकेट में लिख लो ना rate of cooling, जब हीट लॉस होगी तो बॉडी कूल होगी, hence rate of loss of heat, ब्रैकेट में लिख लोगे rate of cooling, rate of cooling is directly proportional to temperature difference। यहाँ पे स्मॉल टी टेम्परेचर डिफरेंस था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, between body and its surrounding, body and its surrounding। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, ठीक है। रेडिएशन समझा, रेडिएशन के बाद किरचॉफ लॉ देखा, वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, स्टीफेंस लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Now the time for numericals, write first question. Write a question. Temperature of room is 30 degree. Temperature of room is 30 degree. Temperature of room is 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius. A body taken 4 minutes, a body taken 4 minutes, a body taken 4 minutes in cooling from 61 degrees Celsius
to 59 degrees Celsius. A body taken 4 minutes from cooling from 61 degrees Celsius to 59 degrees Celsius. Then time taken by body in cooling 51 degrees Celsius to 49 degrees Celsius. 51 degrees Celsius to 49 degrees Celsius. इट मीन्स यहां का टेम्परेचर कैलकुलेट करना, सपोज हमने इसको माना θ0 या θ0, ये कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक रूम है, रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 61 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 61 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उससे रेडिएशन निकलेगा, थर्मल एनर्जी के थ्रू वो कूल होगी। अब उससे रेडिएशन निकल रहा है, वो 4 मिनट में उसका टेम्परेचर 61 से कितना आ जाता है 59, राइट। ये आपको उसने दे दिया, गिवन हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर में दिया। नाउ अब उसने आपसे पूछा है कि यदि टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस है और उसे 49 होना है, तो डेफिनेटली इसमें जो टाइम होगा इसकी तुलना में कुछ कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी कूल होती है रेट ऑफ हीट लॉस, कूलिंग का रेट कम होता जाता है। मतलब कुछ इतना तो कॉमन सेंस हमको बता रहा है कि इसकी वैल्यू 4 मिनट से ज्यादा आएगी। अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो और 3 ऑब्जेक्टिव 4 मिनट से कम वाले, अधिक वाले को बगैर कैलकुलेशन भी टिक करो, क्योंकि हमको इतना पता है कि रेट ऑफ कूलिंग धीरे धीरे क्या होती है, स्लो होती है, मतलब धीरे ठंडा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही देखो 2 डिग्री का। इसका मतलब है इसने 4 मिनट लिया तो ज्यादा लेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट काम आता है, तो कैलकुलेट भी करते आना चाहिए। तो इस केस में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा लें और उसके थ्रू इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 कंडीशंस के लिए दिया है सेम सिस्टम के लिए। रूम का टेम्परेचर आपके पास है, रूम का टेम्परेचर आपके पास है, रूम का टेम्परेचर कितना हो गया 30। अपन इसका पहले तो नामकरण संस्कार करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको अपन θ0 मानते थे ना, रूम का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना लेते थे, तो θ0 कितना दिया है, इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इसको θ3 मान लेते हैं और θ4 इसको मान लेते हैं। और ये मिनट है, सॉरी थीटा नहीं था, ये तो टाइम पूछा है, आपको कैलकुलेट करना है टाइम। ठीक, अब टाइम निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस को फॉर्मूले में कैसे दिखाया था, स्मॉल टी की कैपिटल स्मॉल जो था वही। और टाइम डिफरेंस, बेटा टाइम डिफरेंस होता है यहां से यहां तक कूल होने के लिए, कुछ भी ले लो, टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, कैपिटल टी ले लो। यहां पे टाइम है, टी की वैल्यू टाइम है, टेम्परेचर नहीं लेना। वो टेम्परेचर डिफरेंस था। टेम्परेचर डिफरेंस ये 61 59 51 49, टेम्परेचर डिफरेंस 2 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, तो जो लॉ ऑफ कूलिंग था क्या कहता था, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब पहले वाले का टेम्परेचर कितना है θ1 माइनस अपॉन टी, याद है सबको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है। तो इस लॉ के बेस पे यदि मैं ये लिखता हूं, आराम से देखना, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी डिवाइड बाय θ3 माइनस θ4 अपॉन टी इक्वल होगा θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0 अपॉन कोई दिक्कत किसी को?
यदि प्रोपोर्शनल है तो रेशियो सेम होंगे ना। इससे मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। आप क्या वैल्यूज पुट करनी है, थीटा 1 की वैल्यू आपके पास है, थीटा 2 की आपके पास वैल्यू है, थीटा 3 की है, थीटा 4 की, थीटा डॉट की है। टी निकालना है, जल्दी निकालो। जिन्होंने 6 मिनट निकाला सही निकालो। 61 माइनस 59 2 अपॉन 4 अपॉन 2 अपॉन T2 इक्वल्स टू 51 और 60 प्लस 120 अपॉन 2 अपॉन 100 अपॉन 2, ये कितना था, -30 यही था। ये तो बहुत जल्दी सिंपल हो रहा है, देखो 1/2 हो जाएगा और एक 2/T2, T2 ऊपर चला जाएगा तो T2/2 लिख दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि पूरा सॉल्व करो। 1/2 अरे 1 2 ये T2 हो जाएगा ऊपर, T2/4 ये हो जाएगा 60/1 है ना, 60 हो जाएगा। 60 में से 120 गया 60, 60/2 यानी 30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 60, ये 40/2 एग्री। 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दो ऐसा। 4 से 4 भी काट सकता हूँ यहाँ पे मैं, और डायरेक्टली 6 लिख दूं। ठीक है ना। या आप स्टेप बाय स्टेप पूरा करो बच्चों जैसे, या उम्मीद कर रहे हायर क्लासेस में बाईपासेस कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को तकलीफ हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी बता सकता हूँ, पहले समझ में कितना। हाँ, ये हो गया अपॉन 1 होगा ना, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 60, कितना हो गया 40/2, मैं तो लिखा 40/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ, किसी को मैथ्स के स्टेप्स में दिक्कत तो नहीं हो रही है, मैं बाईपास नहीं करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। समझ में आ रहा सभी को? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fall in temperature, fall FAR, fall in temperature from a metallic body, fall in temperature from a metallic body from a metallic body from 62 degrees Celsius 62 degrees Celsius to 62 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. 62 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes. In 10 minutes. In 10 minutes. And fall in temperature next 10 minutes, fall in temperature in next 10 minutes is up to 40 degrees Celsius, is up to 40 degrees Celsius, sorry 42 degree कर लीजिए, 42 degrees Celsius, 42 degrees Celsius. Then calculate the temperature of surrounding. Then calculate the temperature of surrounding. Calculate the temperature of surrounding. It means theta naught calculate करना है। लॉजिक समझ लो, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सेम है। पहला टेम्परेचर 60 से 50 कितने मिनट में आ रहा है?
10 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट बोला, मतलब अगले 10 मिनट में कितना आ रहा है 50 से 42। यहाँ कितने का डिफरेंस है 12 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 8 का। मतलब कॉन्सेप्ट वही है ना, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो रही है। आपके पास अब ये सारी वैल्यूज है। पहले वाले कैलकुलेशन में कितना हो जाएगा, थीटा 1 कितना है 62 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 कितना है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए थीटा 1 कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी थीटा 3, और थीटा 4 कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस। टी के वैल्यू T1 T2 सेम है, थीटा नॉट निकालना है। पिछला वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ है, जल्दी करो। देख कॉन्सेप्ट पिछले ही वाले, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितने टाइम में, टी में, और उसका रेशियो सेकंड वाले से थीटा 3 माइनस थीटा 4 अपॉन टी। सेम है सर, वैल्यू पुट कर दो, 62 माइनस 50 अपॉन 10। यहाँ तक 50 माइनस 42 अपॉन 10। पहले वाले में ये कंडीशन आएगी, सेकंड वाले में ये आएगी। या 62 प्लस 52 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 12 बाई 10, 6 बाय 5, ये कितना हो गया 8 बाय 10, 4 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100, जस्ट मिनट 50 था ना, 112 माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा नॉट बाय 1 है ना, अपॉन 2 92 माइनस 2 थीटा नॉट अपॉन, किया था सब। अभी हो जाएगा 4 बाय 3 बाय 2 डाल दो, समझ में आ रहा है तुमको, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आप सिंपल है, जल्दी लिखो। देख लेते तो नहीं निकल ही गया ना, कितना हो जाएगा बोलो, और 90 से कर दो 3 बार, 270 और 6, 276 माइनस 6 थीटा नॉट इक्वल्स टू 224 माइनस 4 थीटा नॉट, होगा ना। इसके साथ ला दो 2 थीटा नॉट हो जाएगा, कितना आ गया बेटा, हाँ ठीक है, थीटा नॉट इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस। जल्दी सॉल्व करो, रिजल्ट चल गया। कहाँ मिस्टेक किया था,
Now write next question. The next question, rate of emission is rate of emission is 20 watt meter square per meter square at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius, rate of emission is 20 watt per meter square at 20 degrees Celsius. 27 degrees Celsius. If temperature of body become 327 degrees Celsius, if temperature of body becomes 327 degrees Celsius, then rate of emission will be इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करके आना, दोपहर में से सॉल्व करें। थैंक यू।